जैसे कि त्रिपाठी सर बहुत सारे न्यूज़, ये जो टॉपिक है टैरिफ के बारे में पूरा ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। जो हमारा जो व्यूअर्स हैं वो एटलीस्ट ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं उन्हें ये बात का पता नहीं कि एक्चुअल टैरिफ होता क्या है। हालांकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तो उनके माइंड में ये बात बहुत ही गहरी आ रहा है कि भाई ये टैरिफ चीज़ है क्या, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसे इस तरह कैसे मतलब हिला के रख दिया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टैरिफ के बारे में बता दे अपने जो ऑडियंस है उनको। एक चीज है टैरिफ, एक बात हो रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है, एक बात हो रहा है ट्रेड वार। सबके ऊपर नजर डालेंगे। पहला चीज है व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ इज द इंपोर्ट ड्यूटी और द टैक्स। इन सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो वो टैक्स है जो किसी दूसरे देश से जब कोई सामान हमारे देश में आ रहा है उसके ऊपर हम जो टैक्स लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं द टैरिफ और द इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम उनको टैक्सिंग करेंगे उतने अमाउंट का रेवेन्यू हमारे पास आएगा। ओके। नहीं तो जो दूसरे देश में एक एंटी डंपिंग रूल होता है, जो दूसरे देश में जो खराब सामान है वो हमारे देश में वो लाकर डंप कर देंगे। इससे हमारे इकोनॉमी को नुकसान होगा, मगर उनका इकोनॉमी जो है वो सुधर जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। जो ट्रेड डेफिसिट होता है किसी भी देश का वो इसी से ही कैलकुलेट हो जाता है। नहीं तो जैसे चाइना बहुत ज्यादा टॉयज बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बनाता है, ये सब चीजें वो बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सब बनाता है। तो क्या होता है, वो सस्ते सामान हमारे देश में भेज देता है। अगर हम उनके ऊपर टैक्सिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं करेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास तो चीप लेबर है। गेटिंग इट? दैट इज टैरिफ। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ का जो बात हो रहा है, जिसके वजह से इतना सब कुछ बहुत बहस छिड़ा हुआ है, ट्रम्प ने बार बार धमकी दे रहे हैं ट्रम्प। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब आप हमको जितना टैक्सिंग करेंगे हमारे सामान के ऊपर, हम आपको उतना टैक्स लगाएंगे। जी। तो उसी के चलते ट्रेड वार शुरू हो चुका है, जिसको थर्ड वर्ल्ड वार हम बोल रहे थे। थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा किसी को पता नहीं था जी, मगर थर्ड वर्ल्ड वार हैज ऑलरेडी अराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, राइट। तो अभी थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड वार। दिस इज बिटवीन यूएस एंड चाइना, और बाकी इकोनॉमी इसमें सारे सफर करेंगे। कोई ग्रो करेगा, कोई सफर करेगा, मगर उनको इसके बीच का जो फंडा है वो समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है, इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है। ठीक है, आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये रहा कि अब अगर एक प्रोडक्ट का टैक्स के चलते प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली द नॉर्मल पीपल विल गोइंग टू सफर, राइट। सो इसमें कंट्री एंड जो गवर्नमेंट है उसका क्या कुछ बेनिफिट होगा अगर गवर्नमेंट टैरिफ इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि ट्रम्प भैया अपना इंक्रीज करवा रहे हैं टैरिफ, तो इसमें उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट या फिर जो कंट्री है उसे क्या ही बेनिफिट दिख रहा है जो कि वो अपना जो टैक्सेस है उसे उतना ज्यादा इंक्रीज कर रही है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों हो रहा है? देयर वाज अ टाइम, आपने सुना होगा, इन 91-92 इंडिया वाज रनिंग विद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हम बाहर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे जी, मगर एक्सपोर्ट कम करते थे जी। यही तो ट्रेड वार है, यही ट्रेड डेफिसिट है, इसी से इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। तो एक स्कीम आया इंडिया में, LPG, जी, लिबरलाइजेशन, जी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जी। और ये इंडिया में लेट आया, बाकी ये पहले सारे दुनिया में था ऑलरेडी। ठीक है, और ये ग्लोबलाइजेशन के चलते, मतलब अगर मैं यहाँ में अपना सामान फैक्ट्री बनाऊंगा, सिर्फ मैं अपने रीजनल रूरल एरियाज में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे विदेश तक भी भेज सकता हूँ। जी। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं कोई चीज बनाता हूँ और मार्केट मेरा दूसरे कॉन्टिनेंट में भी है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सामान भेज सकता हूँ। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जी। अभी जो हो रहा है दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोविड हुआ सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ। व्हाट इज सप्लाई चेन? मतलब जो मैकेनिज्म था, मैं अपने फैक्ट्री में यहाँ पे बनाऊंगा सामान, फिर शिप के जरिए ये चाइना जाएगा, चाइना में लेबलिंग होगा, पैकेजिंग होगा। जैसे आईफोन एक जगह नहीं बनता है, चिप ताइवान में बनता है, फॉक्सकॉन अपना फार्म चाइना में रखा हुआ है, चेन्नई में रखा हुआ है,
चेन्नई से सीधा जाता है अमेरिका। आपने सुना होगा न्यूज में कि 1.5 मिलियन आईफोन्स को सप्लाई किया गया अचानक चेन्नई से। तो एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, 10 जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे सबसे ज्यादा पहले फायदा हुआ यूएसए को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के चलते कोई डोमेस्टिक, किसी भी देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाया। जैसे एक सिंपल चीज है रुपे डेबिट कार्ड, यस, इंडिया में आया रुपे डेबिट कार्ड। इससे पहले यूरो, वीसा, मास्टर पे 3 ही कार्ड थे, ईवीएम कार्ड्स थे, जी जी, ठीक है। ये पूरा डिसाइड करते थे कैसे पेमेंट्स होगा, डिजिटलाइज्ड पेमेंट होगा। इससे फायदा, ग्लोबलाइजेशन का फायदा कौन लेकर जा रहा था? यही 3 कंट्री। जब डी ग्लोबलाइजेशन हुआ, मोदी ने एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च करवाया रुपे क्रेडिट कार्ड। किसको फायदा हुआ? रुपे डेबिट कार्ड, इंडिया को फायदा हुआ। तो डी ग्लोबलाइजेशन से जो कंट्री जिसका सप्लाई चेन मजबूत है, जिसका प्रोडक्शन मजबूत है, जिसके पास मार्केट है, उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। यूएस ने शुरू किया था, मगर सबसे ज्यादा बेनिफिट आज के डेट में चाइना को हो रहा है। यूएस इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट। तो वो चाहते हैं कि हाँ, उनको एक बहुत बिटर पील अभी खाना पड़ेगा, सामान सब महंगा हो जाएगा। जब कोई चीज महंगा होता है उसका अल्टरनेटिव आएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस रेसिप्रोकल टैरिफ। सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमारा भी नारा आया था सेल्फ रिलायंट। एक इंडिया इज ए मार्केट, इंडिया कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री है। इंडिया का इकोनॉमी जो है दैट इज कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हम कंजम्पशन करते हैं, खर्चा करते हैं, इसलिए हमारा इकोनॉमी चलता है। इसीलिए आज अमेरिका हमारे पीछे है, रशिया पीछे है, चाइना पीछे है। इसको समझना पड़ेगा। और हमारा गवर्नमेंट जो है बहुत लेट हुआ मगर समझने में, मगर समझ चुका है। तो हमारा जैसे देश है, हम उत्पाद भी कर सकते हैं। वी कैन मैन्युफैक्चर, वी कैन स्पेंड, वी कैन कंज्यूम, ठीक है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, हमें उसके साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करते हैं? हम ऑयल इंपोर्ट कंट्री है। ऑयल के अलावा बाकी इंपोर्ट हमें इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वहां पे लेबर सस्ता मिल जाता है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया हुआ है, उसका फायदा हमें मिल जाता है हमारे कंज्यूमर को। बट उस लॉन्ग टर्म में हमें ही नुकसान होता है। ना तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलता है, ना इंडस्ट्री यहाँ पे बनता है, ना तो कोई इनोवेट करता है। अभी पीयूष गोयल ने बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला था कि हमारे जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दे आर हैप्पी टू बिकम डिलीवरी बॉयज फॉर जोमेटो। इन सब के लिए वो डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। चाइना में वो लोग इनोवेट कर रहे हैं। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, बाहर से सामान नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? कुछ दिन आईफोन हमारे पास नहीं आएगा। एक न्यूज है, इंडिया में आईफोन 5 लाख 6 लाख में मिलने लगेगा और पाकिस्तान में 10 लाख हो जाएगा आईफोन के कॉस्ट, ये टैरिफ के चलते। क्या हो जाएगा? आईफोन नहीं रखेंगे तो हम हमारे खुद के जो कंपनीज हैं वो बनाएंगे फोन। अदरवाइज जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन एक सही चीज है हमारे जैसे नेशंस के लिए। बट जो यूरोपियन छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जी जी, ठीक है, उनके लिए ये दिक्कत वाला मसला है क्योंकि उनके पास लेबर नहीं है। जी जी, चीप लेबर बाहर मिल जाता था, ठीक है जी। और जो बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही जीते थे क्योंकि उनके पास वो लुई विटों का बैग बनाते हैं, वो लुई फिलिप का ड्रेस बनाते हैं, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के वो ड्रेसेस बनाते हैं, नाइकी के शू बनाते हैं, मगर कंजम्पशन को कर नहीं पाएंगे। उनके पास इतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास पेइंग कैपेसिटी भी है, हमारे पास लोग हैं, चीप लेबर है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, डी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। हर किसी को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। अब वो बोलते हैं ना कि उधार की चीजें क्यों खाना है, अगर औकात है तो आप खुद बनाइए, खुद खाइए, नहीं तो मांग के क्यों खाएंगे। वैसे ही चीज है, अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तो आईफोन हम यूज करेंगे ही क्यों? हम वही पुराने डब्बा वाला फोन में आ जाएंगे, स्विच वाले फोन में। दैट इज आई एम विद द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ठीक है। हाँ, ये जो ट्रम्प ने शुरू किया है दैट इज टू बीट चाइना, और कोई कारण नहीं है। मतलब वो इतना ज्यादा हमसे लेते नहीं है सामान, बाकी देशों से उतना लेते नहीं जितना चाइना से आता है, ठीक है। तो ये चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना का इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए ये किया गया है और ये होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है ट्रम्प जी का जो कि ये एक नेशनल इमरजेंसी से डिक्लेयर कर दिया? देखिए, ही इज अ वेरी बोल्ड लीडर, ठीक है। यस, यू कैन इग्नोर, मतलब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते जी, ठीक है। यू लव हिम, यू हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो और एक बहुत बड़ा चीज है इकोनॉमी में, ये बोला जाता है
द गवर्नमेंट हु इज पॉपुलर जी इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द पीपल। जो पॉपुलस गवर्नमेंट है जिसमें आपके गुड डिसीजंस लिया जाता है, Yes. जो इमीडिएटली आपको खुशी देता है जिस गवर्नमेंट के डिसीजन से, हम्म। वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। Yeah, yeah. हमारे देश का यही प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी है, लोगों को खुश रखना है। लोग कभी खुश नहीं खुश नहीं होंगे। लोग कहाँ पे खुश होंगे? जब उनको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। जब फ्री सब कुछ मिलने लगेगा तब देश डेवलप नहीं कर पाएगा। आप डिफेंस के लिए कहाँ लाएंगे? आप डिफेंस में आप राफेल खरीद रहे हो, ठीक है, बहुत चीजें आप खरीद रहे हो डिफेंस के लिए। लोग उसमें खुश नहीं, लोगों उनको पता नहीं चलता मतलब नहीं है उन्हें, ठीक है। आप अभी बोल लो कि एक आईफोन सबको फ्री मिलेगा, पीपल विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। और उसके बदले देश को आप गिरवी रख लो, कुछ भी कर लो, लोग खुश हो जाएंगे, सरकार आईफोन दे रहा है और क्या चाहिए। यही तो हो रहा है, फ्री वीज इसीलिए इंडिया में बंद नहीं हो पा रहा है। तो जो ट्रम्प जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, इमीडिएटली उनका सिचुएशन खराब हो सकता है। वो रिसेशन में जा सकते हैं जी, कुछ कंपनीज डूब जाएंगे जी। जो बाहर से सामान लाते थे, वहां पे खाली लेबलिंग करके देते थे, जैसे आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल जैसे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब यही करते थे, चीप कंट्रीज में अपना सामान बनाते थे। बट 10-15 ईयर डाउन द लाइन अमेरिका का डिपेंडेंसी किसी देश के ऊपर नहीं रहेगा। और एक बड़ा चीज है, आज के डेट में आपने देखा होगा इन इजराइल, जो एक पेजर बॉम्ब इजराइल ने बनाया था, वो मैन्युफैक्चर हुआ ताइवान में, सीरिया तक आया, ठीक है, वो कहीं पे उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, स्नूपिंग डिवाइस कैसे करके उन्होंने वहां पे बारूद लगा दिया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब सामान बाहर से इंपोर्ट होगा, आज के डेट में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर समझौता हो सकता है। तो जितना आपको टैलेंट है, जितना नॉलेज है, आप इंडिजिनियसली डेवलप करिए अपने देश में, खुद उत्पादन करिए, खुद खाइए। अगर उत्पादन करने का औकात नहीं है तो खाना छोड़ दीजिए। दैट इज द मैसेज Trump is giving. That is the lesson we should learn. Deglobalization is a very good thing for country like India. नहीं तो देखिए, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, डोकलाम स्टैंड ऑफ और बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो हुआ था, चाइना क्यों पीछे हट रहा है? चाइना क्यों खुद रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को? क्योंकि सबको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे हम सामान नहीं बेचेंगे। अभी तो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। वो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो सेल करने के लिए तो कहीं ना कहीं आएंगे। तो हम मार्केट है, ठीक है, तो हम मार्केट है तो हमें अपना पावर भी समझना पड़ेगा जी, राइट। तो ऐसे में अगर हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आगे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सर ये जो पॉइंट है, इसे लेके हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड जो इंडियन लीडर्स है, उनका क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि कैसे ये जो टैरिफ का इंक्रीमेंट है वो कैसे अडॉप्ट करेंगे? देखिए, यूएस के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो बिजनेस है बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इंडिया ने लास्ट 10-15 साल से सब कुछ डाइवर्स करके रखा है। जैसे आपके डिफेंस से लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर, सब कुछ, टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर, डायमंड से लेकर, और ये सर्विस जैसे आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड जितना भी चीजें हैं, इंडिया का बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है, ठीक है। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत डाइवर्स है। आप एक चीज को खाली छोड़ के, ऑयल इंपोर्ट को छोड़ के, बाकी सब इंडिया का डाइवर्स है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट दैट वरीड जितना यूरोपियन यूनियन वरीड है, जितना चाइना वरीड है, ठीक है, इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड नहीं है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ लर्नड द नेगोशिएशन स्किल्स। इनके ट्रम्प के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है, दे हैव लर्नड नेगोशिएशन स्किल्स, उनको नेगोशिएशन करना आ चुका है, ठीक है। और दे कैन कॉल ट्रम्प ऑन नेगोशिएटिंग टेबल, वो बात करके चीजों को सुलझाने का दम रखते हैं, ठीक है। और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का पावर बहुत बढ़ चुका है, जी। वो पुराना सिचुएशन अब नहीं रहा। पहले पावर था, पता नहीं था, अब पावर भी है और पता भी है कि हमारे पास पावर है, और ये न्यूज बाहर भी जा चुका है। अगर यूएस को लेवरेज चाहिए रशिया के अगेंस्ट में, तो इंडिया के पास आना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको बात करना है किसी दूसरे, यूक्रेन से, रशिया से, किसी से भी, अगर वो जैसे यूक्रेन और रशिया में दोनों लीडर के साथ मोदी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम लीडर है दुनिया में, ठीक है। यूरोपियन लीडर्स कैन टॉक विथ यूक्रेन बट दे कैन टॉक विथ रशिया, बट इंडियन गवर्नमेंट कैन डू इट।
तो जियोपॉलिटिकली भी इंडिया का पावर स्ट्रांग है और इंडिया का ट्रेड बहुत डाइवर्स हो चुका है, ठीक है। So sir, after this tariff growth, China is like go like mad, and also China increased the tariff against USA by 125%. Okay, so how this two country affect the whole trading system or the whole global economy? देखिए, इनिशियली चाइना और यूएस का जो ट्रेड वार है वो इम्पैक्ट कर रहा है यूरोप को, Yeah. ठीक है। यूरोप वाज मतलब एक अलाय कंट्री आप बोल सकते हैं, एक प्रोक्सी नेशन यूएस का था और चाइना का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोप के साथ हो रहा था। ये तो पहले तो एक ही जगह अफेक्टेड होगा, दैट इज यूरोप, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने भी अपना लॉबिंग शुरू कर दिया है इंडिया के साथ। जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इससे फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। इंडिया को मिलेगा, इंडोनेशिया को मिलेगा, मलेशिया को मिलेगा, फिलीपाइंस को मिलेगा। और चाइना के साथ क्या दिक्कत है कि चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। ना तो चाइनीज गुड को कोई ट्रस्ट करता है, ना चाइना के साथ अच्छा रिश्ता को भी कोई पसंद नहीं करता। इसमें बाकी इन देशों को फायदा होगा। एंड ओनली एज यू सेड, एज यू आस्क्ड, कौन अफेक्टेड रहेगा, कैसे अफेक्टेड होगा? सिर्फ यूरोपियन यूनियन अफेक्टेड होगा, बहुत वाइडली अफेक्टेड होगा। अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइनीज गुड्स हैं, तो अभी क्या है कि अफ्रीकन इकोनॉमी खराब हो सकता है। चाइना विल डंप देयर प्रोडक्ट्स। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक नया प्लान ले आया है, एंटी डंपिंग पॉलिसी अगेंस्ट चाइनीज गुड्स, उसको स्ट्रेट कर दिया है। डंपिंग मतलब आप किसी दूसरे देश में अपना सामान डाल देते हो, अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नीचे वाले प्राइस है, आपके सामान आपके देश में बिक नहीं रहे। डंपिंग मीन्स exactly the what dumping means, the goods sold at your country at $10, किसी चीज को आप अपने देश में $10 में बेच रहे हो जी, मगर उसी चीज को आप दूसरे देश में $5 में बेच रहे हो। okay. जबकि ये होना चाहिए था, अगर कोई चीज डोमेस्टिक मार्केट में $10 में बिक रहा है, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन दूसरे देश को जाएगा, उसके बाद वो $12-13 होना चाहिए था, ठीक है। बिलो द प्राइस ऑफ योर होम मार्केट अगर आप सेल कर रहे हो, वो एंटी डंपिंग हो जाता है। तो इंडिया ने एंटी डंपिंग के खिलाफ एंटी डंपिंग पॉलिसी ले आया है कि चाइना अपने सामान को इंडिया में डंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा निकल के आता है, तो ये जो डंपिंग चीज है वो एक्चुअली एक कंट्री करता ही क्यों है? वो सामान बहुत ज्यादा बना देता है जी, बिक नहीं रहा है, अभी यूएस को नहीं जाएगा जी जी, तो बेकार पड़ेगा उनके पास। पेरिसेबल आइटम्स हैं, खराब हो सकते हैं, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और एक मार्केट भी क्रिएट हो जाएगा, एक बार लोगों को आदत लग जाएगा तो लोग और मंगवाएंगे, ठीक है। और उनके पास लेबर भी चीप है, उनके लेबर चीप है, मैन्युफैक्चरिंग ₹2 का है, यहाँ पे ₹10 में बेच रहे हैं। भले ही वो अपने मार्केट में उसका डिमांड था ₹15, ₹20। आपने देखा होगा ना, किसी चीज का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो वही सिचुएशन करेंटली है। उसके बाद एक सप्लाई चेन शुरू हो जाएगा और लोग डिमांड करने लगेंगे, तो फिर और वो मैन्युफैक्चर करेंगे। जी जी, दैट्स ऑल। सो सर, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं ट्रम्प्स एंड उनके टैरिफ के बारे में, तो पहले तो हम बात कर ही चुके हैं कि गवर्नमेंट एंड कंट्री को क्या बेनिफिट होगा इससे। तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल पीपल्स है, लाइक जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं यूएसए के, या फिर जो भी कंट्री जो टैरिफ है अपना इंक्रीज कर रहा है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उनको क्या कुछ बेनिफिट होगा इससे? देखिए, इनिशियली रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ जाएगा, लेबर कुछ चीज़ें वो पहले मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, अभी करना पड़ेगा। जो चाइना में लाकर वो असेंबली करते थे, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनिशियली सेटबैक्स रहेंगे, इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद 4-5 साल लगेगा इस परिस्थिति से उभरने के लिए। पूरे दुनिया को भी रिसेशन की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा भी बीच बीच में होना भी चाहिए। और एक थ्योरी है कि हर 100 साल में एक बार बड़ा रिसेशन आता ही आता है, ठीक है। जैसे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, रिसेशन का एक मतलब बहुत बड़ा वर्षन हुआ था, वो भी आ सकता है इसके वजह से। फिर भी देयर विल ऑलवेज बी ए सर्वाइवल टैक्टिक्स। अगर कोई देश ये टैरिफ वार को समझ जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए,
then he will be the global powerhouse. जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, इंडिया को इसको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा कदम है। इसी के चलते इंडिया को भी चाइनीज गुड्स या फिर उन देशों से जो अपना लेबर सस्ता रखते हैं, जैसे बांग्लादेश जी डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ, जी जी जी, तो उनको भी उनसे टेक्सटाइल मंगवाने की जरूरत नहीं, हम खुद मंगवा सकते हैं। हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े सिटीज हैं जहाँ पे सिटीज हैं, बहुत रूरल एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, बहुत वास्ट लैंड अनयूज्ड पड़ा है, अनडेवलप्ड पड़ा हुआ है, तो बहुत कुछ हो सकता है। सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करिए, बाकी चीजें हो जाएगा। सो हाउ कैन ए कंट्री इम्प्लीमेंट दिस टैरिफ इन अ स्मार्टर वे? नहीं, आप जैसे हायर टैरिफ है यूएस के साथ जी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन आपके पास आ रहा है, इंडिया इसको इस तरह से भी कैश इन कर सकता है, इस तरह से भी उसको एनकैश कर सकता है इंडिया। चाइनीज गुड्स गोइंग टू यूएस इज वेरी cheap, very expensive, 145% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स। इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ नहीं है जी, तो इंडिया मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, जो चाइना कर रहा है। जो चाइना के पास मैन पावर है तो इंडिया के पास भी मैन पावर है। चाइना के पास बहुत बड़ा एरिया है बट बहुत अनयूज्ड एरिया है, तो इंडिया के पास भी एरिया की कमी नहीं है। जी जी, ठीक है, तो इंडिया कैन एनकैश इट। अब यूरोपियन यूनियन भारत के पास आ रहा है, जी जी, उनको भी इंडिया सामान भेजेगा, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो। एंड फॉर द मैटर अदर इकोनॉमीज लाइक इंडोनेशिया, जो पहले मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड में थे, दे विल आल्सो स्टार्ट ग्रोइंग। So sir, we are almost on the stage of concluding this podcast. So what is your point of view on this tariff war? Is it a good way of war, or it is a destroying the economy and whole world? See, many people are taking it otherwise. So many people as investor, for economist, for everyone it's a very dire situation. इसके बाद सिचुएशन बहुत बिगड़ सकता है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, एक कंट्री को ट्रेड वार करने का हक है, एक कंट्री को अपने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का हक है, ठीक है, एक कंट्री को सेल्फ रिलायंट होने का भी हक है, और होना भी बहुत जरूरी है। अगर यूएसए का एजेंडा कुछ और है, जैसे चाइना का इकोनॉमी को खराब करना, अपने इकोनॉमी को लाना, ठीक है, ये सब चीजें हैं, इमीडिएटली ये बेनिफिशियल नहीं है, ना तो यूएस के लिए ना तो पूरी दुनिया के लिए। अगर यूएसए सेल्फ रिलायंट हो जाता है आगे के दिन में, तो यूएसए को फिर से, मतलब वो यूएसए अभी भी नंबर 1 इकोनॉमी है, इट्स ए वार बिटवीन नंबर 1 इकोनॉमी वर्सेस नंबर 2 इकोनॉमी, बट अगर यूएसए को नंबर 1 बने रहना है तो ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज चाइना विल ओवरटेक देम। बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, इसको एनकैश करना चाहिए, और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ट्रम्प ने जो कदम उठाया है उसका भी तारीफ करना चाहिए, इसीलिए कि कोई तो है जो अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है। तो आप जो खर्चा करेंगे वो खुद कमाइए, अदरवाइज आमदनी अठनी खर्चा रुपया जैसा बात ना हो जाए। ठीक, हम बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, जरूरत नहीं है इंपोर्ट ना करें, हम गोल्ड कंजम्पशन ना ही करें, क्या हो जाएगा? आप देखेंगे बड़े बड़े एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस वो भी ज्वेलरी ज्वेलरीज में उनका बहुत मिनिमलिस्टिक दे हुए, बट हमारे डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं वो गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं। तो एवरीबॉडी जे स्टाइल, अगर आपके पास गोल्ड नहीं भी होगा, आपके पास नॉलेज होगा, सादगी होगा, देन यू विल ऑलवेज बी रेवर्ड। तो कोई बात नहीं है, अगर आप उत्पाद कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे तो खर्चा करिए, नहीं तो इंपोर्ट करके ये सब मत करिए। ठीक है, एंड बी जो भी पहले कोविड के टाइम पे था सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया सफल हुआ है, मेड इन चाइना जैसे सफल हो गया है, तो चाइना का इकोनॉमी सुधर गया। व्हाई नॉट मेक इन इंडिया? जो हम बनाएंगे वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, भूखा सो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट।